पर बहुत ही आसानी से आप इस टॉपिक पर अच्छी कमांड कर पाएँगे। आपको देखिए वीडियो को अच्छे से देखना है और लास्ट में इस टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का मैंने एक टेस्ट रखा है, वो टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन अच्छे से करते हैं। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब पर हमें दो तरह की रेखाएं दिखाई देती हैं, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, जिन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। इन रेखाओं की हेल्प से ही पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ये रेखाएं जो होती है, ये क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। चलिए इन दोनों रेखाओं के बारे में हम अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की, मतलब लेटिट्यूड लाइंस की। तो जैसा कि आप ग्लोब पर देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं जो होती है, वो क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटर। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ध्यान रखिएगा, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सभी स्थानों का जो अक्षांश होगा, वो कितना होता है, 0 होता है। जैसे कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया, ये जितने भी देश हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। तो इन देशों में अक्षांश की जो स्थिति होगी, वो कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर? अब देखिए, इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में एक एक डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। यानी किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता है। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। क्लियर? ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, ग्लोब पर जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। आगे देखिए, इस भूमध्य रेखा इक्वेटर से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा होती है, उसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 जून को इस कर्क रेखा के सूर्य जो होता है, वो एकदम ऊपर होता है, मतलब लंबवत होता है। इस कारण से इस उत्तरी गोलार्ध में 21 जून जो होता है, ये सबसे बड़ा दिन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको दिमाग में रखना है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून का होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो होता है, वो कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। अब देखिए, इस जो इक्वेटर है, इससे दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है, जिसे क्या बोला जाता है, मकर रेखा बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है, मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, लंबवत होता है। इस कारण से यह दिन जो होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 179 होगी। और अगर रेखा माना जाए, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 181 होगी। इसके अंदर हमने देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी शामिल किया है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। अभी जैसा कि हमने पढ़ा भूमध्य रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में और मकर रेखा के बारे में। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है, जिससे ये तीनों रेखाएं जो होती है, वो गुजरती है। अगर आप दूसरे कॉन्टिनेंट देखेंगे, जैसे कि उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हुआ, एशिया हुआ, तो इन जितने भी कॉन्टिनेंट महाद्वीप है, वहाँ से ये तीनों रेखाएं नहीं गुजरती है। किसी से एक रेखा गुजर रही है, तो किसी से दो रेखाएं गुजर रही हैं। पर अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, जहाँ से ये तीनों रेखाएं जो होती है, वो गुजरती है। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखा कहलाती हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक है, इसलिए अक्षांश रेखाओं की तरह देशांतर रेखाएं जो होती है, वो समानांतर नहीं होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं, वो एक दूसरे की समानांतर नहीं होती हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी जो होगी, वो कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, इक्वेटर पे होती हैं। कितनी होती हैं, 111.3 किलोमीटर होती हैं। अब देखिए, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए इनकी गणना करना डिफिकल्ट होता है।
इसीलिए ग्रीनविच वेधशाला से निकलने वाली देशांतर रेखा को बेस माना गया है, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान यामोत्तर रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखाओं के नाम आपको पता होना चाहिए। प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा। ओके। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर हर एक एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची होती हैं। तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर हमको दिखाई देती हैं। अब देखिए, 180 डिग्री जो पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं, ये एक ही हैं। तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखा हमको ग्लोब पर दिखाई देती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है, ये एक दूसरे के विपरीत होती है। अब देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, ये कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, भूमध्य रेखा को An academy. Let's crack it.